नमस्कार साथियों। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई जैसी परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं और आप अध्ययन में तल्लीन हैं, तो मैं बताऊं आपको एनसीईआरटी पढ़ाने के क्रम में जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने आते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कल मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक अच्छे से समझने के लिए आपको हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। इस तरह यदि आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपके दिमाग में छप जाएगा और निश्चित रूप से आप जो भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो चलिए जीरो से हीरो बनने का सफ़र शुरू करते हैं और आज के इस टॉपिक हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक विस्तार से अध्ययन करते हैं ताकि कोई कमी न रह जाए। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? किसको कहते हैं ग्रीन हाउस? तो आइए मूल अवधारणा इसका जो है कोर कॉन्सेप्ट उसको जानने का प्रयास करें। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस, जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखती है और यहाँ पर जीवन को संभव बनाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि पृथ्वी पर नहीं होता, यह एक प्राकृतिक परिघटना घटित नहीं होती, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। तो जीवन संभव हो, पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं बनी रहे, इसके लिए हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है। आइए हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के मैकेनिज्म को समझें, उसकी कार्यप्रणाली को समझें। आप देख पा रहे हैं ये धरती, पृथ्वी की सतह का एक चित्र है और यहाँ सूर्य से किरण, सोलर रेडिएशन लघु तरंग के रूप में, किस तरंग के रूप में? लघु तरंग के रूप में, जिसको शॉर्ट वेव बोलेंगे, वायुमंडल में प्रवेश कर रही है ये किरण लघु होने के कारण, और इसकी मोटाई 0.1 माइक्रोन से 4 माइक्रोन के आसपास होता है। नैनोमीटर में लेंगे तो 300 नैनोमीटर से लेकर 3000 नैनोमीटर के आसपास ये लघु तरंग सौर विकिरण जो है, इसमें तरंग की मोटाई हुई है। लेकिन जब धरती की सतह से टकराकर पुनः परावर्तित होकर वह वापस लौटने लगती है वायुमंडल की तरफ, तो यह तरंग दीर्घ तरंग में बदल जाती है। ये कौन सा तरंग हो गया? दीर्घ तरंग। दीर्घ तरंग अब ये लॉन्ग वेव हो गया। दीर्घ तरंग की मोटाई हो जाती है 4 माइक्रोन से
100 माइक्रोन के बीच, अर्थात 3000 नैनोमीटर से 75,000 नैनोमीटर के बीच। अब ये मोटाई बढ़ जाने के कारण, दीर्घ तरंग की मोटाई बढ़ जाने के कारण वायुमंडल की क्षोभ सीमा में, क्षोभ मंडल में, एक तरह से कहिए क्या, क्षोभ मंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसें मौजूद हैं, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और खुद ओजोन परत भी। तो ये ओजोन परत में ओजोन गैस मौजूद होता है। तो ये गैसें इस दीर्घ तरंग को पुनः वायुमंडल में वापस जाने नहीं देती है, बल्कि इसके ऊष्मा को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन है? ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना होता है। अब यदि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि पृथ्वी पर पैदा नहीं होता, तो एक अनुमान के तहत पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, -18 डिग्री सेल्सियस, यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या उस समय जीवन की संभावना होती? जीवन असंभव होता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट लाभकारी है मानव जीवन के लिए पृथ्वी पर, न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि जीवन के लिए पृथ्वी पर यह लाभकारी है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि, इसकी अधिकता जो क्षोभ मंडल में बढ़ रही है, और कैसे बढ़ रही है, कैसे ये अधिक हो रहे हैं क्षोभ मंडल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जीवाश्म ईंधन जो पृथ्वी पर जलाए जा रहे हैं, वनों की कटाई, इन कारणों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और ये सभी मानव जनित हैं। मानव अपनी विलासिता संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। तो इसका परिणाम हो रहा है क्या? वो ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात जो गैसें अधिक हो रही हैं वायुमंडल में, तो पृथ्वी का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यदि आप तुलना करेंगे ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन CH4 काफ़ी बड़ा योगदान है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो धान के खेत से।
मवेशी जो जुगाली करते हैं वहाँ से और दलदली भूमि से ये मीथेन उत्सर्जित होता है और क्षोभ मंडल में ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। और ये CO2 से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 28 गुना अधिक शक्तिशाली होती है मीथेन गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, ये रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग किया जाता है कृषि गतिविधि में, तो वहाँ से इसका उत्सर्जन होता है और ये क्षोभ मंडल तक पहुँचती है। फ्लोराइड गैसें CFC, HFC पूरी तरह से ये मानव जनित है। AC, रेफ्रिजरेटर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में प्रयुक्त जो उपकरण हैं वहाँ से भी ये उत्सर्जित होती है और वैश्विक तापमान बढ़ाने में इसकी क्षमता अन्य गैसों से हजारों गुना अधिक होती है। ये जलवाष्प जो है प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान लगभग 60% तक जलवाष्प का है। आप देखिए ग्रीन हाउस गैसों का घटता हुआ क्रम में पहले स्थान पर जलवाष्प का ही नाम आता है, दूसरे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड का, तीसरे स्थान पर मीथेन का, चौथे स्थान पर नाइट्रस ऑक्साइड का और पांचवें स्थान पर फ्लोराइड युक्त गैसें जो है CFC, HFC आदि। इसका प्रमुख दुष्परिणाम क्या होता है? तो दुष्परिणाम, पहला तो वैश्विक तापमान देखे हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। फिर दूसरा है जलवायु परिवर्तन। बिहार और भारत के अन्य राज्यों में अनियमित मानसून, सूखा, अचानक बाढ़ आदि का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, ध्रुवीय बर्फ जो है और हिमालय के ग्लेशियर ये पिघलने लगते हैं या पिघल रहे हैं। इससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और तटीय क्षेत्र पर जो बड़े बड़े शहर विकसित हुए हैं, अवस्थित हैं, इनके किनारे वाले स्थिति पर जलमग्न होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और महासागरीय अम्लीकरण, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। CO2 की अधिकता के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण समुद्री जल क्या हो रहे हैं? अम्लीय हो रहे हैं, जिससे प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ जो है उससे इसका रिएक्शन होता है। CO2 की अम्लीयता के कारण इस जल का प्रवाल भित्ति से रिएक्शन होता है और उसको भारी नुकसान हो रहा है। ठंडे प्रदेशों में इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग कर इससे फायदा भी उठाया जाता है। जैसे ये देखिए एक चित्र के माध्यम से, ये एक ग्रीन हाउस बनाया गया है। ये ग्रीन हाउस का चित्र है। इसमें आप देखिए सूर्य से आने वाली जो ये लघु तरंग है, लघु तरंग, इसको ये इस हाउस में प्रवेश तो कर गया, लेकिन जब ये रिटर्न हो रहा है तो ये हो गया अब दीर्घ तरंग, जिसके कारण इस हाउस से ये तरंग, इस तरंग के साथ जो ऊष्मा है उसका ट्रैप हो जाता है, वो फंस जाता है इसमें। और इस ग्रीन हाउस के अंदर एक अलग ही वातावरण जो गर्म होता है बाहरी हिस्से से, वो बन जाता है, जिसके कारण पौधों का विकास
हो पाता है। ये खास करके ठंडे प्रदेशों में होता है। आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये ग्रीन हाउस का छत है और नीचे पौधों का विकास हो रहा है। इसके अंदर ऊष्मा ट्रैप होती है और एक गर्म वातावरण बनता है जो पौधों के विकास के लिए अनुकूल हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ वैश्विक प्रयास किए गए हैं। वैश्विक एवं राष्ट्रीय प्रयास जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देख लें। तो पहला प्रयास क्योटो प्रोटोकॉल है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में पारित हुआ, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये वैश्विक स्तर पर किया गया प्रयास है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। दूसरा पेरिस समझौता। पेरिस समझौता ये 2015 में किया गया है। पेरिस एग्रीमेंट वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। कितना डिग्री सेल्सियस? तो 2 डिग्री सेल्सियस। यही पूछ लिया जाता है कि कितना लक्ष्य रखा गया है कम करने का। तो 2 डिग्री सेल्सियस कम करने का लक्ष्य रखा गया है पेरिस समझौता में वैश्विक तापमान वृद्धि को। भारत का क्या प्रयास है भाई इसमें? तो भारत का पंचामृत लक्ष्य रखा गया है, जिसको COP26 कहा जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो शुद्ध शून्य उत्सर्जन किसका? तो ग्रीन हाउस गैसों का प्राप्त करने का राष्ट्रीय संकल्प रखा है। पंचामृत लक्ष्य भारत का है COP26 शून्य उत्सर्जन का 2070 तक। किसका शून्य उत्सर्जन? तो ग्रीन हाउस गैसों का। और भारत का क्या लक्ष्य है? 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आएगा भाई? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सबको 500 गीगावाट क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट। ये नवीकरणीय ऊर्जा को हासिल करने की महत्वाकांक्षी योजना है। ये नवीकरणीय ऊर्जा में जो हम लोग देख पा रहे हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये गैर जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग है। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट से कुछ सवाल जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो चित्र में आप लोगों ने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड तो था ही, मीथेन था ही CH4, नाइट्रोजन ये नहीं था, जल वाष्प था ही। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विकल्प में जो दिया गया है उसके अनुसार
दूसरा सवाल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, समुद्र के पानी के तापमान में वृद्धि होना, पौधों के तापमान में वृद्धि होना, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना। ये बीपीएससी 2011, रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो अब आप खुद ही आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे मुख्य प्रभाव होता है। अब क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, बी विकल्प है मीथेन, सी विकल्प है जलवाष्प और डी विकल्प है ओजोन। यूपीएससी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो देखिए इसमें से जलवाष्प हम लोगों ने घटते क्रम वाला विकल्प जो देखा था तो उसमें सबसे पहला स्थान जलवाष्प का था जो 60% से अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। तो आंसर इसका सी होगा। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ये कितना बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है वो आप जब अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से तो पता चलेगा आपको। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में, बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल। तो अभी जो आपने अध्ययन किया तो आंसर आपको प्राप्त हो चुका होगा। विकल्प ए है परमाणु ऊर्जा से, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों से, जैव विविधता संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। सवाल है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले किसने दी थी। जोसेफ फूरियर ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, एमएस स्वामीनाथन ने और रेचल कार्सन ने। ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और यूपीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। तो इसमें से ए विकल्प होगा, जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी, कॉन्सेप्ट दिया था। इस सवाल को देखिए, कॉन्सेप्ट आधारित सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है जो ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी पैदा करता है और ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वह मानव निर्मित हो। तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। रेलवे ग्रुप डी 2022, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। तो ये सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी पैदा करता है। देखिए सवाल है कृषि के किस क्षेत्र या फसल के खेतों से सबसे अधिक मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ये अभी हम लोगों ने चित्र में भी देखा था। ये धान के खेत जो होते हैं, चावल के खेत, वहाँ से मीथेन गैस का उत्सर्जन काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है और बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 का ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी मानी जाती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये तो है ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है तो यही माना जाएगा सबसे अधिक जिम्मेदार। लेकिन यदि जलवाष्प रहे ऑप्शन में तो जलवाष्प ही सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है।
तो दोस्तों, यदि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम उत्साहित होकर और अधिक से अधिक वीडियो आपकी सेवा में लाने में सक्षम हो पाएं। धन्यवाद।